स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से इतिहास विषय पे बातचीत कर रहे थे और इतिहास विषय में स्पेशल देखा जाए तो जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था वो एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड दक्षिण भारत के इतिहास वाले फेज को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसको मैं एक बार फिर आपको रिकॉल करवाता हूँ। और आज हम किस मुद्दे पे आपसे बातचीत करने वाले हैं उन सारे बिंदुओं पे आपसे मैं बातचीत करता हूँ। हम आपको उत्तर भारत के इतिहास को तो पढ़ा चुका था, मैंने आपको पूरा कंप्लीट उत्तर भारत के इतिहास के बारे में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ उत्तर भारत का जो इतिहास है ये तो हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद अगर देखा जाए तो हम लोग कृष्णा और कावेरी के डेल्टाई क्षेत्र में आने वाली जो ये वाली फेज है, दक्कन वाली क्षेत्र है, इस दक्षिणा पथ के भी इतिहास को मैंने पूरा बताया था, पूरा दक्षिणा पथ के इतिहास को भी बताया था। इसके नीचे देखा जाए तो केरला हुआ और इधर से आइए तमिलनाडु क्षेत्र हुआ। इन दोनों क्षेत्रों के इतिहास को हम लोगों को पढ़ना था। तो यहाँ जो राजवंश थे वो स्पेशल राजवंश जो हम लोगों को पढ़ना था वो था एक चेर राजवंश था, एक चोल था और एक था पांड्य राजवंश थे। यानी कि इधर जो थे वो चेर राजवंश थे, इधर जो थे वो चोल राजवंश थे और यहाँ जो था वो पांड्य राजवंश थे। इसके बारे में मैंने आपको जितनी सारी बातें 2 वीडियो में दिया है, इसको होलसेल भाषा में एक नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको कहते हैं संगम काल के नाम से जाना जाता है। यानी कि संगम काल के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे। संगम काल के इतिहास को जहां मैं चेल, पांड्य और चोल इनसे ताल्लुकात रखने वाले 2 वीडियो आपको मैं दे चुका हूं। आज मैं इस संगम काल का तीसरा और आखिरी वीडियो को देने जा रहा हूं, जहां स्पेशल हम लोगों की जो बातचीत चलेगी वो बातचीत होगी संगम कालीन संस्कृति से जुड़ी हुई मुद्दों पे, जहां हम उनकी राजनीतिक और सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कुछ गतिविधियों पे बातचीत करते हुए संगम काल को आज यही हम लोग कवर कर लेंगे। फिर इसके बाद की हम लोग एंशिएंट का अगले फेज को देखेंगे। तो आज जिस मुद्दे पे हम बातचीत करने वाले हैं वो स्पेशल संगम काल से ताल्लुकात रखने वाले उनके सांस्कृतिक गतिविधि, जैसा कि आप टाइटल देखे भी होंगे, हम लोग सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित सारे मुद्दों पे बातचीत करने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना तो एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का जब साथ और सहयोग रहेगा तो मैं पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट को लेकर के हौसलाओं के साथ आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपलब्ध रहूंगा। तो मैं करता हूं अपनी क्लास की शुभारंभ। हम लोग पढ़ते हैं संगम कालीन सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में। अगर देखा जाए तो जिस संगम काल के बारे में हमने 2 वीडियो डाला, अगर उस दोनों वीडियो को आप नहीं पढ़ रहे हैं तो हमें लग रहा है इस वीडियो को समझने का आपको कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है। हो सकता है कि आप इस वीडियो को समझ ना पाए, तो मेरा कहना ये होगा कि आप पहले उन दोनों वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि ये चीजें आपको आसानी से समझ आ पाए। तो मुद्दे को शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ जो हम लोगों का स्पेशल टॉपिक चलने वाला है सांस्कृतिक गतिविधियों में, तो जिस संगम काल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, अगर उस संगम काल को देखा जाए तो जो संगम काल चल रहा था उस संगम कालीन राजनीतिक गतिविधियों पे अगर प्रकाश डाला जाए तो समाज जो था वो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। और राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जो सत्ता का संचालन करने वाला मुख्य व्यक्ति होता है वो एक राजा होता है, जिसका पद वंशानुगत होता है। इस तरह की वंशानुगत पद से सत्ता पे पीठासीन होने वाले जो राजत्व को स्वीकार करने वाले राजा होते थे, वो राजा स्पेशल जो वंशानुगत प्रणाली से राजा राज्य करता था उसमें उत्तराधिकार के रूप में हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को यानी बड़े बेटे को राजा बनाया जाए, इस संकल्पना को लेकर के इसकी राजनीतिक गतिविधि दिखाई देती है। यानी एक बात आप ये समझिएगा कि शासन का जो स्वरूप था वो राजतंत्रात्मक था, यानी कि राजा शासन को चलाता था और उत्तराधिकार में राजा का बड़ा लड़का ही हमेशा गद्दी को सुशोभित करता था। इस समय न्यायालय भी थे। समाज में अगर कोई समस्याएं उत्पन्न होती है तो न्याय के रूप में भी न्यायालय को रखा गया था। जो न्यायालय उस समय, ये पूछा गया सवाल भी है, संगम कालीन जो न्यायालय थी उसको मनरम कहा जाता था। ये स्पेशल पूछा हुआ सवाल, इसको याद रखिएगा।
और न्यायाधीश तो हर राजवंशों में हम लोग पढ़ते चले गए, चाहे कोई भी राजवंश हो न्यायाधीश भले रखे जाते थे, लेकिन अंतिम अगर डिसीजन लेने की जो बात आती थी, चाहे कोई भी भारतीय इतिहास के राजवंश को आप पढ़ लीजिए, वहां अंतिम फैसला हमेशा राजा लेता था। तो यहाँ भी सर्वोच्च जो न्यायाधीश होता था, जो सर्वोच्च शिखर पे बैठा रहता था, वो राजा ही होता था। इस समय की सामाजिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए राजनीतिक गतिविधियों में किसी तरह की समस्याएं न हो और आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करके राजा अपने प्रजा के हित के लिए कुछ कर पावे, इसके लिए वो भूमि कर भी लगाया था, जिस भूमि कर को क्रय कहा जाता था और ये कर उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। इस बात को आप याद रखिएगा। सामाजिक दस्तावेजों को अगर ध्यान में रखा जाए तो संगम कालीन इतिहास में बड़ा अजीबोगरीब कहानी दिखाई देती है, और वो अजीबोगरीब कहानी कुछ ऐसी दिखाई देती है कि भारतीय इतिहास में पनपने वाले चाहे जितने राजवंश अभी तक आए थे, इन सारे राजवंशों में संगम कालीन इतिहास से जुड़ी हुई राजशाही सत्ता जो चली है, उनके नियम और प्रणाली ही कुछ अजीबोगरीब दिखाई देते हैं। जैसे इस समय के समाज में जो महिलाएं थी, उनको स्पेशल युद्ध के लिए भेजा जाता था, वो युद्ध में भागीदारी लेते थे, ऐसा भी किसी राजवंश में दिखाई नहीं दिया। इसके अलावा देखा जाए तो कोई भी राजवंश ऐसा नहीं था जो रथ में घोड़े के स्थान पे बैल को बांध के लेके चला। ये जो थे ये घोड़े नहीं लेके चलते थे, बल्कि घोड़े के जगह पर ये बैल को बांधते थे और फिर अपने रथ यात्रा को आगे लेकर के चलते थे। दास प्रथा का प्रचलन तो कई राजवंशों में देखा गया, कई बड़े बड़े साम्राज्यों में भी देखा गया। तो संगम कालीन समाज में भी दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, इस बात को आप याद रखिएगा। कई बड़े बड़े साम्राज्य में दास प्रथा दिखाई दिए हैं और हमने ऐसा कुछ करके आपको बताया भी है। हाँ, लेकिन ये बात जरूर कहा जा सकता है कि इस समय का जो समाज था, इस समाज में सती प्रथा बहुत चरम सीमा पे था, यानी कि सती प्रथा का प्रचलन था। और सबसे अजूबा भरी बात यह था कि इस समय के समाज के जो लोग थे, वो सबसे प्रमुख पंछी के रूप में जिसकी पूजा करते थे, वो पंछी आज का जिसे हम लोग कौवा के नाम से जानते हैं, ये कौवा इनका पवित्र पंछी के रूप में था। समाज की जितनी सारी दस्तूर थी, वो समाज पितृ सत्तात्मक समाज की अवधारणा को लेकर के चलता था। और अगर पितृ सत्तात्मक समाज है तो इसका सीधा सीधा मतलब यही निकल रहा है कि यहाँ पुरुषों को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता था और महिलाओं को बहुत कम बढ़ावा दिया जाता था। यही कारण है कि संगम कालीन इतिहास के हिसाब से बताया जाता है कि इस समय समाज में अगर कोई लड़की पैदा होती थी तो उस लड़की के जन्म को अशुभ माना जाता था, यानी कि समाज जो था वो पितृ सत्तात्मक था और जो पुत्री का जन्म होता था उसको अशुभ घोषित किया जाता था। समाज 5 वर्गों में विभक्त था। जो 5 वर्ग में विभक्त संगम कालीन समाज था, वो 5 वर्ग कौन कौन थे? एक पुरोहित वर्ग था जहां ब्राह्मण समुदाय के लोग रहते थे। दूसरा शासक वर्ग था जिसको अरसर कहा जाता था। तीसरा वणिक वर्ग था जिसको बेनिगर कहा जाता था और स्पेशल ये व्यापार से जुड़े हुए आदमी थे। और इस समय के समाज में जुड़े हुए जो बड़े किसान वर्ग के लोग थे, वो उन्हें बेल्लार कहा जाता था और मजदूर जो कृषक लोग थे वो बेल्लार बोले जाते थे। इतनी बात सामाजिक स्तर पे आप याद रखिएगा। जो बड़े कृषक लोग हैं, ये सवाल पूछे जा चुके हैं कि संगम कालीन समाज में बड़े कृषक लोग जो थे उनको किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो यहाँ बेल्लाल, ये शब्द को याद रखिएगा, ये स्पेशल पूछा हुआ सवाल है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो संगम कालीन सांस्कृतिक गतिविधियों में एक सबसे प्रमुख बात ये आती है कि इस समय जो उरैयूर था, ये उरैयूर सूती वस्त्र के लिए बहुत प्रमुख केंद्र माना जाता है। और कहा यह भी जाता है कि संगम कालीन सुदूर दक्षिण भारत का ऐसा इतिहास दिखाई देता है जो भारत का व्यापार रोम के व्यापार के साथ भारत के व्यापार को बहुत प्रबल स्तर पर बढ़ाने का अगर काम किया था तो इस समय का सूती वस्त्र था। इस सूती वस्त्र के वजह से ही माना जाता है कि रोम भारत के तरफ ज्यादा ट्रेड करने के लिए इच्छुक हुआ। और निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है कि रोम जो था वो भारत के सूती वस्त्र से इतना ज्यादा प्रभावित हो गया कि भारतीय व्यापार रोम के व्यापार से बहुत ज्यादा घनिष्ठता को रख लिया था।
इसके अलावा अगर देखा जाए तो व्यापार के संदर्भ में जो सबसे प्रमुख केंद्र सुदूर दक्षिण के क्षेत्रों में माना गया, सुदूर दक्षिण के क्षेत्रों में था, वो व्यापारिक अड्डा सबसे प्रमुख अड्डा के रूप में उरैयूर माना जाता है। वो सबसे अरिकामेडु माना जाता है। अरिकामेडु, जो अरिकामेडु तमिलनाडु में था। उरैयूर सूती वस्त्र का केंद्र था। यहाँ से सप्लाई किया जाता था, लेकिन ये व्यापारिक केंद्र था, सामुद्रिक बंदरगाह के रूप में काम करता था। और ये तमिलनाडु से ताल्लुकात रखता है, तमिलनाडु राज्य से। जो अरिकामेडु है, ये अरिकामेडु के बारे में अगर देखा जाए तो अरिकामेडु एक जगह है तमिलनाडु का। यहाँ पे खुदाई हुआ था और खुदाई से जो मिले हुए साक्ष्य, उन साक्ष्यों के आधार पे बताया जाता है कि भारत का व्यापार रोम के साथ बहुत प्रबल स्तर पे था। ये बात बताता है, ये अरिकामेडु की खुदाई से मिले हुए साक्ष्यों के अनुसार हम लोग बता पाना हम लोगों के लिए संभव है। संगमकालीन सांस्कृतिक गतिविधियों में अगर धार्मिक पहलू पे बात किया जाए तो धार्मिक स्तर पे देखा जाएगा तो जो प्रमुख देवता थे, ये पूछे हुए सवाल भी हैं, वो मुर्गन थे, जिनका प्रतीक चिन्ह जो था वो मुर्गा से इनका प्रतीक चिन्ह माना गया था। आगे चल करके यही मुर्गन जो थे वो सुब्रमण्यम देवता का स्वरूप लेते हैं। और यहाँ कुछ अजीबोगरीब घटना ये मिलता है, अगस्त ऋषि से भी ताल्लुकात इनका किया जाता है, समुद्र मंथन से इनका ताल्लुकात कर दिया जाता है। और माना जाता है कि जब धरती का बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा था तो ये बैलेंस बनाने के लिए गए थे। लेकिन ये थोड़ा हाइपोथेट बात है, इसको ऐतिहासिक स्वरूप देना बहुत जरूरी नहीं होगा। तो उन सारे मुद्दों पे अगर आप स्पेशल अगर आप पढ़ते होंगे आर्ट एंड कल्चर फेजेस को लेकर के, अगर आप मेंस के स्तर को पढ़ते होंगे तो हल्का हल्का इन बातों को चर्चा करते हुए मास्टर निकलता रहता। लेकिन उन सारे बिंदुओं को बहुत ज्यादा चर्चा करना कोई बहुत जरूरी की बात नहीं है, क्योंकि धार्मिक पहलू भले आप पढ़ रहे हैं, लेकिन इतिहास में अगर धार्मिक पहलुओं पे आप बातचीत करते हैं तो संभवतः बिना तथ्यों और बिना साक्ष्यों के अनुसार अगर किसी तथ्य को आप लिखने की कोशिश करते हैं तो हमें नहीं लग रहा है कि एग्जामिनर उस बात को लेने के लिए स्वीकार करेगा, वो आपका मैटर अस्वीकृत कर दिया जाएगा। संगमकालीन सांस्कृतिक गतिविधियों में धार्मिक पहलू की सबसे महत्वपूर्ण बात जो दिखाई देती है वो दिखाई देता है मंदिर का साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण दिखाई देता है। इसके अलावा देखा जाए तो राजनीतिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मंत्री परिषद बनाई गई थी। जैसे आज हम लोग मंत्री परिषद को लेकर के चलते हैं, आज हम लोगों के यहाँ मंत्री परिषद दिखाई देता है, ऐसे उस समय भी मंत्री परिषद था जिसको पंच महासभा के नाम से जाना जाता था। इस बात को एकदम रट्टा मार के बैठे रहिएगा कि संगमकालीन मंत्री परिषद जो थी उसको पंच महासभा कहा जाता था। और इसमें मंत्री होता था एक, पंच महासभा में 5 स्तर के मंत्री बैठ रहे हैं, वो 5 स्तर के मंत्री में एक मंत्री ही होता था जिसको अभियचार बोला जाता था। दूसरा जो मंत्रालय का बैठने वाला अधिकारी कह सकते हैं, मंत्रालय का मंत्री, वो पुरोहित था जिसको पुरोहितार कहा जाता था। और तीसरा सेना नायक होता था जिसको सेनायतियार कहा जाता था। चौथा राजदूत होता था जिसको दूतार बोला जाता था। और लास्ट जो होता था वो गुप्तचर होता था। ये गुप्तचर को और रार या वे नाम से संबोधित किया गया था। ये सारे तमिल क्षेत्र की भाषा है, ये टोटल तमिल क्षेत्र की भाषा, क्योंकि हम लोग का इतिहास ही स्पेशल तमिल इतिहास ही हम लोग पढ़ रहे हैं। चेर राजवंश, चोल और पांडे जो हैं यही संगमकालीन इतिहास चले, यानी कि तमिलनाडु केरला की इतिहास, यानी कि हम लोग तमिल क्षेत्र को पढ़ रहे हैं। तो ज्यादातर भाषाएं यहाँ जो मिलेंगे वो तमिल इतिहास से ही जुड़ी हुई मिलेंगे। इसकी जितनी सारी आर्ट एंड कल्चर फेजेस दिखाई देती हैं, जब मैं आर्ट एंड कल्चर की क्लास लेकर के आऊंगा तो वहाँ इनमें से कुछ 2-4 तथ्यों का मैं बात करूंगा। बाकी जितनी सारी बातें हैं मैं इससे जुड़ी हुई सारे आर्ट एंड कल्चर फेज को अलग हटा दिया हूँ। उन सारे क्लास को मैं स्पेशल लेके आता, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों के आर्ट एंड कल्चर को एक साथ मैं कवर कराऊंगा। सारे पहलू को एक साथ कवर कराने की कोशिश करूंगा, जो मेरा लगभग 25 से 30 वीडियो, मान के चलिए 20 से 25 वीडियो के अंदर मैं उसको कवर करूंगा। ऐसा कुछ मेरी संकल्पना। इतनी सारी संगमकालीन की ये जो तीसरी वीडियो थी, इस तीसरी वीडियो मैंने आपको दिया, एक वीडियो मैं आपको दे चुका था जहां स्पेशल में संगम संगीति के बारे में बात किया था।
और तीसरी संगीति में जो 3 महाग्रंथ लाए, 3 पवित्र ग्रंथ संगम कालीन आए थे, उन 3 ग्रंथों के बारे में मैंने बताया था। और दूसरी जो क्लास लेके आया था मैंने, वहां संगम कालीन स्पेशल राजनीतिक पहलू पे बात किया था, जहां 3 प्रमुख राजवंशों को पढ़ाया था, एक चेर राजवंश, एक चोल राजवंश और एक पांड्य राजवंश के बारे में मैंने बताया था। चोलों की अस्तित्व मैंने बताया था लगभग तीसरी के बाद 9वीं सदी तक इनकी अस्तित्व समाप्त हो जाती है। लास्ट में 9वीं सदी के आसपास जाकर विजयालय दोबारा चोलों की अंधेरी हुई सत्ता को एक बार उजागर करने का काम करता है। तो मैं एक क्लास के साथ आपको 9वीं शताब्दी के चोल राजवंशों के बारे में भी मैं एक क्लास आपको दूंगा, तब जाकर के मेरा एंशिएंट हिस्ट्री लगभग कवर हो जाएगा। और यहाँ मैं आपको एक राजवंश और पढ़ाने वाला हूँ, जो मेरी अगली टॉपिक चलने वाली है आप लोगों के बीच, वो होगा पल्लव राजवंश से जुड़ा हुआ। इन तीनों के अस्तित्व के समापन के बाद यहाँ जो राजशाही सत्ता का संचालन करेगा वो पल्लव राजवंश आएगा। यानी कि कल जब मैं आपसे मिलता हूं तो मेरा टॉपिक चलेगा पल्लव राजवंश होगा, यानी पल्लव राजवंश से मुद्दों पे मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं। इतनी सारी बातों को आप चाहें तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक शेयर करते रहिएगा। चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। बाकी मिलता हूं मैं अपने अगली क्लास में पल्लव राजवंश के साथ। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।